हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। प्रोविजन वो लाइबिलिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, दैट इज़ एक डिग्री ऑफ एस्टिमेशन के बेसिस पे जो हम अपनी लाइबिलिटी मेजर करते हैं उसे कहते हैं प्रोविजन। जैसे एक डेटर है, आपका 1 लाख रुपए लग रहा है और वो अब बैंकरप्ट होने वाला है, या वो इतने डेट में है कि आपको दिख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना 50,000 रिटर्न कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अब आप इसके लिए एक प्रोविज़न क्रिएट करोगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 50,000, क्योंकि 50 मिलेगा तो बचा 50 जो नहीं मिल सकता, जिसके आप बेसिस पे आपको डाउट है। तो एक सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन को लेते हुए आपने एक लाइबिलिटी क्रिएट की, उसे कहते हैं प्रोविज़न। किसी भी लाइबिलिटी को एज अ प्रोविजन रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे 3 क्राइटेरियाज को मीट करना होता है। और ऐसा नहीं कि तीन में से कोई भी एक, तीनों क्राइटेरिया, जिसमें कि सबसे पहली क्राइटेरिया है एन एंटिटी हैज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब ना, आपको ये नहीं लग रहा है कि ओ कल को आके मिस्टर एक्स मेरे से पहले सामान खरीदेगा फिर मिस्टर एक्स बैंकरप्ट हो जाएगा, इस लेवल पे नहीं सोचना है। जब मिस्टर एक्स ने सामान ले लिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वहाँ पे एक ऑब्लिगेशन है कि उसे तो आपको पे करना ही है क्योंकि उसने ऑलरेडी सामान खरीद लिया है। वो जो भी असर्शन है, जो भी वो डॉक्यूमेंट या जिसके भी अगेंस्ट आपको पैसे लेने हैं ना, वो अभी प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रोविजन। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, एंटिटी का कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट में कोई भी ऑब्लिगेशन है, और ये प्रोबेबल है कि वहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होना ज़रूरी है टू सेटल द ऑब्लिगेशन। अब आपको पता है कि सामने वाला आपको पैसा नहीं दे पाएगा, तो आप उसे सेटल करोगे ना, उस डेटर को आप सेटल कैसे करोगे? आप उसके लिए पहले प्रोविज़न बनाओगे। और प्रोविज़न कहाँ से बनाओगे? जो खुद के पास पैसे हैं उसी से तो बनाओगे। दैट इज़, आप जो आपके पास जो पैसा था वो आउटफ्लो हो गया, तो ये प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। एंड वो जो भी रिलायबल एस्टिमेट है ऑफ द अमाउंट ऑफ द एब्लिगेशन, वो बहुत ही सही तरीके से किया जा सकता है। दैट इज़, एक एस्टिमेट आप रिलायबिलिटी लेवल पे बना सकते हो। ऐसा नहीं है घूमते फिरते अच्छा 1 लाख का डेट है, एक काम करते हैं 50% का ना प्रोविजन बना देते हैं, ये नहीं। वो जो भी एस्टिमेट है वो रिलायबल होना चाहिए, कुछ तो रीज़न होगा, कोई तो अजम्पशन होगा जिसके बेसिस पे आप ये बोल रहे हो कि प्रोविजन हम 50,000 का बनाएंगे। ये भी हो सकता है कि उस 1 लाख में से आप 90 रिकवर कर लो, सिर्फ 10K के लिए आपको प्रोविजन बनाना पड़े। तो जो भी आप एस्टिमेट बना रहे हो उस अमाउंट से रिलेटेड, वो रिलायबल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को एज अ प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर सकते हो। प्रोविजन की कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, प्रोविजन फॉर वारंटीज, और हम ये भी जानते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी होता है। देखो, जैसे फॉर प्रोविजन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था ना, मतलब वो ऑब्लिगेशन प्रेजेंट करता है, वो आज की डेट में एग्जिस्ट तो करता ही करता है। लाइकवाइज फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है, दैट इज़ चांसेस है आगे जाके कुछ हो सकता है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। मान लो आपने 1 करोड़ का एक नया स्टॉक फुलफिल कर लिया, दैट इज़ ऑब्टेन कर लिया, कुछ 1 करोड़ का आप नया सामान खरीद लाए हो, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट इवेंट, आप सामान खरीद के ले आए हो। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पता ये इस पूरे साल में बिक ना पाए और अगले साल कोई नया चीज़ आ जाए, इसकी एक एडवांस्ड वर्जन आ जाए, ये ऑब्सोलीट हो जाए। तो एक पॉसिबिलिटी है ना, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि आगे जाके ये पैसा हमारा वेस्ट हो सकता है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जहाँ पे एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। अब अगर वो ऑब्सोलीट हुआ तब तो वो आपके लिए ऑब्लिगेशन बनेगी, अगर वो ऑब्सोलीट नहीं ही हुआ, मान लो वही एक जो आपने स्टॉक खरीदा था वही चलता रहा, तो क्या वो वेस्ट जाएगा? नहीं। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर सर्टेन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, जो कि पूरी तरह से एंटिटी के कंट्रोल पे नहीं है। या जैसे कि हमने प्रोविजन में 3 पॉइंट्स पढ़े थे, तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए, उसमें से एक सेटिस्फाई हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बाकी के 2 सेटिस्फाई नहीं हो पाए, तो उस केस में आप उस अमाउंट को कंटिजेंट लाइबिलिटी की तरह रिकॉग्नाइज करोगे। दैट इज़, आपको ये तो पता है कि आज एक ऑब्लिगेशन प्रेजेंट करती है जो अराइज हुई है फ्रॉम पास्ट इवेंट्स,
पर ये प्रोबेबल नहीं है कि आउटफ्लो होगा ही होगा रिसोर्स का, या ये प्रोबेबल हो भी जाए तो भी आपको अमाउंट नहीं पता ऑब्लिगेशन का, वो आप मेजर नहीं कर पा रहे हो विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी, तो ऐसे केस में आप उसे कंसिडर करोगे एज कंटिजेंट लाइबिलिटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑडिट प्रोसीजर्स अंडरटेकन व्हाइल ऑडिटिंग प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज। इसकी एग्जिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे ऑडिट प्रोसीजर में? सबसे पहले ऑब्टेन करोगे लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस और कंपेयर करोगे उनको उन बैलेंसेस से जो आपने लेजर में शो किए हुए हैं। और अब वो एग्जिस्ट तो करता है, बट क्या कंप्लीट है जो एग्जिस्ट करता है वो? ये चेक करने के लिए आप इंस्पेक्ट करोगे अंडरलाइंग एग्रीमेंट्स लाइक एग्रीमेंट विद कस्टमर्स टू असेस वारंटी कमिटमेंट्स, एनी लीगल एंड अदर क्लेम्स ऑन द एंटिटी दैट इज लिटिगेशंस। अब वो एग्जिस्ट भी करता है और कंप्लीट भी है, क्या उसकी वैल्यूएशन सही तरीके से हो रखी है? ऑब्टेन करो वर्किंग ऑफ प्रोविजंस, कैसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, क्या बेसिस पे प्रोविजन बनाए गए हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट, और वेरीफाई करो कि क्या जो भी ये प्रोविज़न है वो कंप्लीट और एक्यूरेट है। और जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी ऑब्टेन करो फॉर कैलकुलेशन एंड अंडरलाइंग वर्किंग फॉर द प्रोविजंस अमाउंट। फॉर एग्जांपल वारंटी इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ऐसी कोई वारंटी होती है जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व करती है, तो उसके लिए एंटिटी हायर करती है एक एक्चुअरी को, जो कि होता है एक एक्सपर्ट। अगर कंपनी ने एक्चुअरी हायर करा है, उससे काम करा रहे हैं, अपॉइंट किया है उन्होंने एक्चुअरी, तो आप उनकी भी रिपोर्ट ऑब्टेन करोगे। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे केस में ऑडिटर बोलेगा कि आप एक्चुअरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट मुझे दो, और इन केस कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो उस केस में ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा फॉर असेसमेंट मेड बाय लीगल एक्सपर्ट इन रिलेशन टू लाइकलीहुड ऑफ लाइबिलिटी। दैट इज़ कोई लीगल ऑब्लिगेशन चल रही है तो उसके लिए लीगल एक्सपर्ट लाइक एडवोकेट, और ये रिपोर्ट्स ऑब्टेन करने के बाद ऑडिटर वेरीफाई करेगा, दैट इज़ टैली करेगा उस एजम्पशन को जो एक्सपर्ट ने शो किया है और वो डेटा जो आपके साथ मैनेजमेंट ने शेयर किया है, क्या वो सेम है, वो सही है एज पर ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस इशूड बाय ICAI। जब आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम को यूज़ करते हो तो ऐसे केस में आपको इवेल्युएट करना होता है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट की, कितना वो कॉम्पिटेंट है, कितना वो कैपेबल है, और उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या कहीं पे भी लैक कर रही है। दैट इज़ ये चेक करो कि क्या एक्सपर्ट एम्प्लॉयड है बाय द एंटिटी या कोई आउटसाइड पार्टी है, दैट इज़ कोई इंडिपेंडेंट पार्टी है। अगर इंडिपेंडेंट है मतलब ऑब्जेक्टिविटी है। और अगर आपने पहले भी उस एक्सपर्ट के साथ काम किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। फिर वो एक्सपर्ट कितना कॉम्पिटेंट है, कितना कैपेबल है, दैट इज़ उसकी नॉलेज कितनी है, क्या क्वालिफिकेशंस है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी है या नहीं, किसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ कोई भी मेंबरशिप है या नहीं, एट्सेट्रा। एंड देन ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। आपने अंडरस्टैंडिंग ली उसके काम की, इससे आपको क्या पता चलेगा कि क्या ऑडिटर के पास उतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो इवेल्युएट कर सकता है एक्सपर्ट के काम को। इवेल्युएट करो क्या एजम्पशंस, क्या मेथड यूज़ किए गए हैं बाय मैनेजमेंट। इवेल्युएट करो कि कौन से नेचर का डेटा यूज़ किया है एक्सपर्ट ने, दैट इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल। अब आपने देख लिया कि वो कितना कैपेबल है, कितना कॉम्पिटेंट है, उसके पास कितनी नॉलेज है। देन आपने उसके काम की अंडरस्टैंडिंग ले ली कि उसने क्या मेथड्स यूज़ किए हैं, क्या अजम्पशन पे अपना काम किया है, क्या नेचर ऑफ डेटा उसने यूज़ किया है। अब आप ये इवेल्युएट करोगे कि कितना अप्रोप्रिएट है एक एक्सपर्ट का काम एज ऑडिट एविडेंस फॉर रेलेवेंट असर्शंस। जो भी एक्सपर्ट की फाइंडिंग है, कंक्लूजन है, वो कितना रेलेवेंट है, उसकी कितनी रिजनेबलनेस है फॉर द रेलेवेंट असर्शन जिसके लिए आप उसकी फाइंडिंग को यूज़ कर रहे हो। और जो भी सोर्स डेटा एक्सपर्ट यूज़ कर रहा है उसको अब इवेल्युएट करो कि वो कितना रेलेवेंट है, कंप्लीट है और एक्यूरेट है। और फिर मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो जिसमें वो ये बोले कि उन्होंने जितनी भी प्रोविज़न बनाई जानी चाहिए थी, जो रिक्वायर्ड थी टू बी मेड एज पर द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो सब बनाई गई है। एंड देन आवर नेक्स्ट असर्शन इज डिस्क्लोजर, जिसमें हमें क्या चेक करना है कि क्या एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 डिस्क्लोजर्स किए गए हैं या नहीं। दैट इज़ क्या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को क्लासीफाई किया है एज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स या अदर्स, और शॉर्ट टर्म को क्लासीफाई किया गया है अगेन सेम प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर्स। उसके बाद क्या कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ को क्लासीफाई किया गया है एज क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, गारंटीज, अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटिजेंटली लायबल। ये तो कंटिजेंट लाइबिलिटी थी। अब क्या कमिटमेंट्स जो है उन्हें क्लासीफाई किया गया है एज कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट और नॉट प्रोवाइडेड फॉर, या अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड एनी अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड।
या कोई भी अदर कमिटमेंट्स हैं, और अगर है तो उसका नेचर भी स्पेसिफाई करो। एंड इन टर्म्स ऑफ AS 29 प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स, इंश्योर करो कि क्या ये सब डिस्क्लोजर भी दिए गए। फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन हर एंटिटी को डिस्क्लोज करना होता है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो आपको ये बताना होता है कि उसकी बिगिनिंग में क्या अमाउंट था और अब एंड में क्या अमाउंट है। कितने एडिशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूडिंग इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। अमाउंट यूज्ड, कौन से अमाउंट से ये प्रोविजन क्रिएट किया गया है, और अगर कोई अनयूज्ड अमाउंट से या रिवर्स किया गया है किसी भी अमाउंट को ड्यूरिंग द पीरियड। जैसे आपने प्रोविजन क्रिएट कर दिया अब सामने वाले ने पैसे भी पे कर दिए तो अब आप उसे रिवर्स करोगे, और फिर आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोगे अपनी ऑब्लिगेशन की नेचर का कि किस नेचर की ऑब्लिगेशन है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या एक्सपेक्टेड टाइमिंग है जब आपका रिजल्ट वो जो भी आउटफ्लो है वो रिजल्ट होगा, वो अकर होगा। जैसे आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया, अब उस प्रोविजन को एज बैड डेट कब शो करेंगे, और अगर किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द अमाउंट या टाइमिंग ऑफ दोस आउटफ्लोज तो वो भी इंडिकेट करोगे। और जहाँ पे नेसेसरी हो टू प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, एंटिटी डिस्क्लोज करेगी मेजर एजम्पशंस जो भी उन्होंने किए हैं कंसर्निंग फ्यूचर इवेंट्स। एंड और अगर किसी भी तरह की एक्सपेक्टेड रीएम्बर्समेंट दिख रही है तो अब स्टेट करोगे अमाउंट ऑफ एनी एसेट जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर रीएम्बर्समेंट। जब तक ना पॉसिबिलिटी नहीं हो जाती है ऑफ एनी आउटफ्लो इन सेटलमेंट इज़ रिमोट, तब एक एंटरप्राइज डिस्क्लोज करेगी फॉर ईच क्लास ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पहला नेचर ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी और जहाँ पे प्रैक्टिकेबल हो, एन एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट, उसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट हो सकता है, एन इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू एनी आउटफ्लो एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीएम्बर्समेंट। और जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है टू बी डिस्क्लोज, अगर वो डिस्क्लोज नहीं की जा रही है क्योंकि वो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है डिस्क्लोज करना, तो वो भी हम स्टेट करेंगे, वो भी हम बताएंगे अलग से कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं था इन इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना, इसलिए हमने नहीं किया। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 जो कि डिस्क्लोज करनी है एज एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, अगर कंपनी कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 तो उन्हें कुछ डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने होंगे, जो कि ये सबसे पहले आप डिटेल दोगे उस प्रॉपर्टी का इंक्लूडिंग ईयर ऑफ एक्विजिशन, कब वो आपने एक्वायर किया था, उसका अमाउंट क्या है, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, कौन उसका एक्चुअल बेनिफिशियरी है उसका डिटेल, और अगर आप उसे अपनी बुक्स में शो कर रहे हो तो आप उसका रेफरेंस दोगे बैलेंस शीट में, और अगर आप उसे बुक्स में शो नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं शो कर रहे हो और उसे शो नहीं किया जा रहा है ये भी डिस्क्लोज करना होता है अलग से विथ रीज़न। और इसे लेके कंपनी के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो आप उसकी भी डिटेल्स प्रोवाइड कराओगे, क्या नेचर है उस प्रोसीडिंग का, स्टेटस क्या है, कंपनी का व्यू क्या है उस पर, क्या लग रहा है कि आप वो केस जीत सकते हो, प्रोसीडिंग जीत सकते हो, आपके फेवर में होगी। रिलेशनशिप विथ स्ट्रक ऑफ कंपनीज, स्ट्रक ऑफ कंपनी को बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो ऐसी कंपनी जिसका नाम ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रिमूव कर दिया गया हो। मोर लाइकली क्लोजर ऑफ अ कंपनी, जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती है, अगर ऐसी किसी कंपनी के साथ कोई रिलेशन है तो सबसे पहले तो नाम बताओगे उस स्ट्रक ऑफ कंपनी का, कौन सी कंपनी है जिसके साथ रिलेशन है, फिर क्यों रिलेशन है, क्या ट्रांजैक्शन है, क्या उस पर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, क्या वो आपके रिसीवेबल्स हैं, पेएबल्स है, या स्ट्रक ऑफ कंपनी आपके कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, या कोई भी अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और इन सब कैटेगरीज में कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना रिसीवेबल, कितना पेएबल एंड ऑल। और इसकी वजह से जो भी रिलेशनशिप फॉर्म हो रही है, जो भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म हो रही है वो भी डिस्क्लोज करोगे, जैसे होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडियरी है, एसोसिएट है, वेंडर है, क्या है। एंड एट लास्ट हमें कुछ रेशियोज डिस्क्लोज करने होंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, दैट इज़ करेंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, जितने भी रेशियोज आप अभी एफएम में पढ़ने वाले हो। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी जो न्यूमरेटर में आइटम यूज़ हो रहा है, जो डिनोमिनेटर में यूज़ हो रहा है, उन सबको भी एक्सप्लेन करेगी। जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो है तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स क्या होती है, टर्नओवर क्या है, सब वो एक्सप्लेन करेगी। और अगर कोई भी जो भी पिछले साल रेशियो थी और इस साल की रेशियो है उसमें 25% से ऊपर की चेंज आई है तो आप उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराओगे। एंड हियर वी आर डन विद बैलेंस शीट कैप्शंस। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटमेंट ऑफ P&L कैप्शंस। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ P&L कैप्शन में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
तो सेल्स और कलेक्शन साइकिल ना हम बिजनेस के उस सेट ऑफ प्रोसेस को बोलते हैं जो तब बिगिन होता है, तब स्टार्ट होता है जब एक कस्टमर गुड को परचेज करता है या सर्विसेज लेता है, और वो एंड तब होता है जब आपको उसके अगेंस्ट में जो भी कंप्लीट पेमेंट है वो मिल जाती है। और ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को पता है कि सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसका एक अच्छा खासा अफेक्ट होगा हमारे प्रॉफिट पे और जो भी हम क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहे हैं उस पर। और एज पर ऐसे 315 ये बोलता है कि इन केस ऑफ रेवेन्यू आइटम्स रोमम जनरली हाई होता है, क्योंकि हर बार ना कंपनी का एक टारगेट होता है, इस बार हमें इतना रेवेन्यू इतना प्रॉफिट तो अचीव करना ही करना है, जिसकी वजह से अगर ना ईयर एंड आ रहा हो और वो अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पा रहे होंगे तो वो कुछ मैनिपुलेशन कर देंगे, मिस स्टेटमेंट कर देंगे। इसी वजह से एज पार्ट ऑफ द ईयर एंड ऑडिट ऑफ एनी एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ऑडिटर चेक करता है सेल्स ट्रांजैक्शन को और उन इंटरनल कंट्रोल्स को जो उस ट्रांजैक्शन पे लगाए गए हैं, टू एंश्योर दैट कि एंटिटी किसी भी तरह का मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं कर रही है अपनी रेवेन्यू और अकाउंट्स रिसीवेबल के बैलेंस पे। अब ये रेवेन्यू साइकिल क्या होता है, पहले आप सामान बेचोगे, कुछ भी गुड्स है सर्विसेज है, फिर आप उसको अपनी सेल्स जर्नल पे रिकॉर्ड करोगे, अगर वो अगेंस्ट कैश हुआ है तो आप कैश पे रिकॉर्ड करोगे, और अगर वो क्रेडिट सेल हुई है तो फिर आप अकाउंट्स रिसीवेबल के जर्नल में वहाँ जाके लिस्टिंग करोगे। फिर ये सेल आपकी रेवेन्यू तब मानी जाएगी जब आप उसके अगेंस्ट कैश या चेक रिसीव करोगे, दैट इज़ आप उसके अगेंस्ट जो भी कंप्लीट पेमेंट है वो रिसीव कर लोगे। सो ऑडिटर को इसकी ऑडिट के लिए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की और उसके रेवेन्यू सेंटर की। दैट इज़ फॉर एग्जांपल, एक ऑडिटर को पता होना चाहिए कि किस टाइप की सर्विस ये एंटिटी प्रोवाइड करा रही है, कौन सा प्रोडक्ट ये सेल करती है, उस प्रोडक्ट सर्विस की डिमांड कितनी है। फिर वो जो भी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल शैम्पू ले लो, तो जितने भी शैम्पूज हैं ना उसमें से कुछ होता है जो एकदम मेजर सेलिंग प्रोडक्ट होता है, तो वो मेजर सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, और अगर कोई न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो वो क्या है, और कोई पहले प्रोडक्ट था जिसे अब बंद कर दिया गया है तो वो क्या है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेजर कस्टमर्स कौन है, इसके सेल्स टर्म कैसे हैं, क्रेडिट सेल्स अलाउ करता है कि ओनली कैश सेल्स है या ओनली क्रेडिट सेल है, क्या है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की और उसके रेवेन्यू सेंटर की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ऑडिटर को ऑब्टेन करनी होगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, दैट इज़ इंटरनल कंट्रोल इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस। दैट इज़ ये चेक करो कि वहाँ पे क्या ड्यूटीज़ की सेग्रीगेशन की गई है, कौन देखता है क्रेडिट लिमिट को, कौन ऑथराइज करता है सेल्स ऑर्डर को, कौन रेज करता है सेल्स इन्वॉइसेस, कब और कैसे गुड्स डिलीवर और डिस्पैच किए जाते हैं या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और अगर कोई भी पेमेंट आ रहा है तो उसे कौन कलेक्ट और रिकॉर्ड करेगा, कौन ये इंश्योर करेगा कि जो भी रिस्क और रिवॉर्ड्स हैं जो गुड्स से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड हैं वो ट्रांसफॉर्म किए गए हैं टू कस्टमर, किस तरीके से सेल्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इन द सिस्टम। जब आप ये सारी चीज़ें चेक करते हो तो आपको पता चलता है इंटरनल कंट्रोल कैसा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रोसेसेस। फिर ऑडिटर, अभी ऑडिटर ने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग ली इंटरनल कंट्रोल की। अब ऑडिटर टेस्ट करेगा कंट्रोल को जो एंटिटी ने लगाया है सेल्स साइकिल में, ये डिटरमाइन करने को कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और रेलिएबल है। और ये टेस्ट करके आपको समझ आएगा ना कि वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जितना इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है उतना ही कम आपको सब्सटेंसिव टेस्टिंग परफॉर्म करनी होगी। दैट इज़ आप मैनेजमेंट की जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर रिलाई कर पाओगे, उसके सिस्टम पे रिलाई कर पाओगे। और अगर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी दिख रही है आपको उनके इंटरनल कंट्रोल पे तो वो आपको कम्युनिकेट करना है एज पर ऐसे 265। फॉर एग्जांपल, कुछ कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं ओवर सेल्स साइकिल्स, लाइक प्री नंबर्ड सेल्स इनवॉइसेस, प्रॉपर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल ऑफ ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन ऑफ सेल्स ऑर्डर, कस्टमर परचेज ऑर्डर ऑथराइजेशन। जैसे कि आपने बहुत सी शॉप में देखा होगा जो एक बिल बुक होती है ना जिसमें से आपको बिल बना के देते हैं, उसमें ऑलरेडी यहाँ पे नंबर लिखा होता है, बिल नंबर 1, वो पलटाएंगे तो दूसरे में 2, 3, ये पहले से प्री नंबर्ड होता है। अब इससे क्या होगा, आप कोई भी बिल को ना स्किप नहीं कर पाओगे। अगर बिल नंबर 1 और 2 के बाद डायरेक्ट 4 आ गया तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बीच से एक बिल गायब किया गया है, मैनिपुलेशन की गई है किसी भी तरह की। तो पहले तो आपने ये देखा कि वो इन्वॉइसेस रेस करते हैं या नहीं, अब आप ये देखोगे कि वो इन्वॉइसेस प्री नंबर्ड है या नहीं। दैट इज़ पहले आपने अंडरस्टैंडिंग ली उनके इंटरनल कंट्रोल की, अब आप ये चेक कर रहे हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना अफेक्टिव है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे कोई भी रैंडम सैम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन और उसे एग्जामिन करोगे विद द रिलेटेड कस्टमर परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, कस्टमर स्टेटमेंट के साथ, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि जो ये कंट्रोल आप टेस्ट कर रहे हो वो प्रॉपरली नंबर्ड है।
दैट इज़ ये एनेबल करता है एक ऑडिटर को टू डिटरमाइन एनटीई ऑफ हिज सैप टू बी अप्लाइड। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ इस प्रोसेस में ये तो चेक कर लिया कि सही से नंबरिंग हुई है या नहीं, अब जो नंबरिंग हुई है वो सही से अकाउंट किया गया है या नहीं ये भी तो चेक करोगे। अब आप देख रहे हो बिल में 1 से 100 पूरा एक एक बिल है, पूरी अच्छे से सबकी डिटेल है। फिर आपने देखा कस्टमर परचेज ऑर्डर या इनवॉइसेस, यहाँ पे कोई एक बिट से कुछ गायब है, तो आपको ये भी चेक करना होगा ना कि हर एक डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। तो उसके लिए ये थर्ड स्टेप है जहाँ पे आप एग्जामिन करते हो रिलेटेड कस्टमर परचेज ऑर्डर इनवॉइसेस कस्टमर स्टेटमेंट को, और उसके बेसिस पर डिटरमाइन करते हो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। चाहे कितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो, स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो इंटरनल कंट्रोल, सैप तो हमें परफॉर्म करना ही करना है। इट इज़ मस्ट। SAP consists of sales trend analysis, comparison with previous accounting period, category-wise sales analysis, any analysis the auditor may find relevant, and the most important of all, that is हमने ऑलरेडी पहले के कुछ चैप्टर्स में SAP में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं ये पढ़े हैं। अब वही अभी हम यहाँ पे सेल्स की बात करें तो सेल्स के केस में क्या होगा, आप सेल का ट्रेंड एनालिसिस करोगे, सेल्स के नंबर्स को कंपेयर करोगे विद प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, कैटेगरी वाइज सेल्स एनालिसिस करोगे। अगर शैम्पू है उसमें हेयर फॉल शैम्पू है, उसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, तो अलग अलग कैटेगरी में कितना क्या सेल्स है ये चेक करोगे। अब पिछले साल की जो भी सेल्स दिख रही है उसके बेसिस पे आप अपना एक एक्सपेक्टेशन बनाओगे और उसे कंपेयर करोगे विद क्लाइंट सेल रिकॉर्ड। और ये सब करने के लिए ऑडिटर को पता होना चाहिए सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ओवर द ईयर, मंथली एवरेज सेल्स प्राइस पर प्रोडक्ट और सर्विस, और डिस्काउंट पॉलिसी क्या है। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ना कोई भी एक प्रोडक्ट टैक्स है जिसका एवरेज सेल्स प्राइस है 10 रुपीज़, और उन्होंने विद इन अ मंथ सेल किया है 1500 यूनिट्स, तो ऑडिटर ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि उन्होंने टोटल 15,000 का सेल किया है। अब ऑडिटर इस फिगर को कंपेयर करेगा उस फिगर से जो क्लाइंट अपने डेटा में शो कर रहा है, जो उसने रिकॉर्ड कर रखा है अगेंस्ट प्रोडक्ट एक्स। और अगर ये चेक करते वक्त ऑडिटर को किसी भी तरह का वेरिएंस दिख रहा है, दैट इज़ डिफरेंस दिख रहा है बिटवीन वो जो उसने एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअली में क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया है, तो फिर ऑडिटर ये आइडेंटिफाई करेगा और अंडरस्टैंड करेगा कि कैसे एंटिटी अकाउंट करती है सेल के डिस्काउंट को, सेल रिटर्न्स को अपने सिस्टम में, और उनका किस तरह से अफेक्ट पड़ता है हमारे ग्रॉस सेल्स पे। तो ये तो हमने समझ लिया कि नॉर्मली एक सेल्स को चेक करने के लिए, एक सेल ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या क्या करना होता है। अब जो स्पेसिफिकली कुछ असर्शंस होते हैं जो उन्हें सेटिस्फाई करने होते हैं उसके बेसिस पे देखेंगे। अभी तक बैलेंस शीट कैप्शन में देख रहे थे एग्जिस्टेंस, क्योंकि बिल्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है ना, बिल्डिंग अकर थोड़ी हो सकती है। अभी तक तुम जिस जगह काम कर रहे थे वहाँ कुछ नहीं था, कल को तुम्हारे अचानक से वहाँ पे कहीं से बिल्डिंग निकल आई, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए वहाँ पे एग्जिस्टेंस देखते हैं। और वहीं ट्रांजैक्शन में अकरेंस देखते हैं। तो अब अकरेंस के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले तो ये इंश्योर करो कि जो भी रेवेन्यू है वो ओवरस्टेट नहीं किया गया है बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, दैट इज़ जो रिकॉर्ड किया गया है वो एक्चुअली में अकर हुआ है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि कोई सिंगल सेल्स इनवॉइस 2 से 3 बार तो रिकॉर्ड नहीं हो गई है, या जो सेल कैंसिल हो गई या रिटर्न आ गया वो भी तो रिकॉर्ड करके शो नहीं कर दिया एज अ सेल। फिर टेस्ट चेक करो कुछ इनवॉइसेस को विद देयर रेलेवेंट एंट्रीज इन सेल्स जर्नल। आपने ये तो अभी फर्स्ट में इंश्योर कर लिया कि अगर 100 इनवॉइसेस है तो 100 ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड हुए हैं, दैट इज़ कोई डबल बार तो रिकॉर्ड नहीं हो गया है, या जो कैंसिल हो गया था वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब आप इसमें से कुछ सैंपल उठा के 10 को उठा के चेक कर रहे हो इन 10 की एंट्री क्या सही अमाउंट पे सही तरीके से हुई है। फिर आप कुछ कस्टमर से कंफर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो टू एंश्योर कि जेन्युइननेस है या नहीं सेल्स ट्रांजैक्शन में, या कोई बोगस ट्रांजैक्शन बना के शो कर दी गई है, दैट इज़ कोई भी ऐसे ही मन से ऐसे फिक्टिडियस कस्टमर या सेल्स बना के तो रिकॉर्ड नहीं कर दी गई है। कोई ऐसी शिपमेंट तो नहीं हुई है जिसके लिए कंसेंट नहीं लिया गया या कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है विद कस्टमर, स्पेशली एट द ईयर एंड टू इन्फ्लेट द सेल्स फिगर। ये ईयर एंड आ रहा है, अब मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, इसलिए मैं बिना ना कस्टमर को इन्फॉर्म किए उसके लिए अपने प्रोडक्ट्स भेज दे रही हूँ। मुझे पता है कि वो नहीं ऑर्डर किया तो वो रिटर्न कर देगा, बट अभी जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे शो करना है कि मैंने टारगेट अचीव कर लिया है, इसलिए मैं एक बार के लिए ये भेज देती हूँ। तो आपको ये चेक करना है कि ये चीज़ तो नहीं की जा रही है टू इन्फ्लेट द सेल्स फिगर। कोई अर्नड रिवेन्यू को रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया गया है एज अर्नड, दैट इज़ कोई अगर आपका डेटर है तो आपने उसको डेटर की ही तरह शो किया है। क्या कोई सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट कलेक्टिबिलिटी, दैट इज़ कि आपका कोई ऐसा डेटर है जो आपको लग रहा है कि कल को बैंकरप्ट हो सकता है, दैट इज़ उससे आपको पैसा नहीं आ पाएगा,
तो इसीलिए लिखा है कलेक्टिबिलिटी को लेके कोई भी सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी है। क्या कोई भी ऐसा कस्टमर है जिसका ऑब्लिगेशन डिपेंड करता है कंटिजेंट है अदर एक्शंस पे, दैट इज़ आपने कंसाइनमेंट बेसिस पे दे रखा है, अगर उससे किसी पर्सन को अगर इसने रीसेल कर दिया, इसने बेच दिया, तो ही आपको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर रिव्यू करो सीक्वेंस को, किस सीक्वेंस में ये सेल्स इनवॉइसेस बनाई जा रही हैं, क्या बीच से कोई भी सेल्स इनवॉइस नंबर मिसिंग तो नहीं है, और अगर किसी भी तरह का अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिख रहा है तो उसके लिए उसकी जर्नल एंट्रीज चेक करो। कंप्यूट करो रेशियो ऑफ सेल्स रिटर्न टू सेल्स और उसे कंपेयर करो प्रीवियस ईयर में, और अगर किसी भी तरह का इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिल रहा है तो उसके बदले रीज़न मांगो। चेक करो सेल्स रिटर्न को विद सेल्स इनवॉइस, चालान, क्रेडिट नोट, स्टॉक रजिस्टर एट्सेट्रा। देन अवर सेकंड असर्शन इज कंप्लीटनेस, जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो कंप्लीट वैल्यू पे कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है या नहीं। परफॉर्म करो कट ऑफ प्रोसीजर्स, जिससे ये इंश्योर कर पाओ कि जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया गया है वो करेंट पीरियड का ही है और कोई भी सेल टेम्पर नहीं की गई है टुवर्ड्स द पीरियड एंड। अब जब आप कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होगे तो ना ये कट ऑफ एरर्स जो भी होते हैं ना इसमें, वो यूजुअली अराइज होते हैं जब एक कंपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉर्ड करती है बेस्ड ऑन द डेट ऑन विच सेल इनवॉइस रेज की गई है, ना कि उस डेट पे जब एक्चुअली में रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र किया गया है टू द बायर। तो इस वजह से जब भी आपको एक अच्छा कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना हो ना, तो एक ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है और कंसिडर करना पड़ता है स्पेसिफिक कट ऑफ एरर रिस्क जो उस एंगेजमेंट में प्रेजेंट हो सकती है। दैट इज़ हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ये कट ऑफ एरर है ना, ये रिस्क है, ये अलग होगी। तो आपको पहले ये समझना है कि आप जिस एंगेजमेंट में हो उसके लिए क्या स्पेसिफिक कट ऑफ एरर हो सकता है। उसके बाद ऑडिटर को वेरीफाई करने होंगे क्रेडिट नोट्स जो कि इशू किए गए हैं आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेल्स टीम है या सेल्स पर्सनल है वो फिक्टिडियस सेल्स, दैट इज़ झूठा कुछ जो सेल एक्चुअल में हुआ नहीं है बट वो रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं बिफोर द ईयर एंड टू मीट परफॉर्मेंस टारगेट, और फिर उसे लेटर ऑन कैंसल आउट कर देते हैं विथ पोस्ट ईयर एंड क्रेडिट नोट्स। इस वजह से ऑडिटर को क्रेडिट नोट भी वेरीफाई करना चाहिए। फिर आप जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें भी ट्रेस कर सकते हो विथ सेल्स जर्नल, कि जो शिपिंग डॉक्यूमेंट में दिखाया जा रहा है और जो सेल्स जर्नल में दिखाया जा रहा है क्या वो एक दूसरे से मैच कर रहा है, टैली कर रहा है। फिर चेक करो कि क्या सेल्स रजिस्टर में क्वांटिटी अपीयर हो रही है या नहीं, एंड चेक रिकंसिलेशन ऑफ टोटल सेल्स गुड्स डिस्पैच एज पर स्टॉक रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स लाइक जीएसटी। आप अपना सेल्स रजिस्टर में जो क्वांटिटी जो अमाउंट दिखा रहा है वो देखो और फिर जीएसटी देखो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल सेल्स दिखाई गई है या नहीं। रिव्यू करो जीएसटी टैक्स और जीएसटी रिटर्न को, और उससे ये इंश्योर करो कि ये जो भी जीएसटी टैक्स और रिटर्न्स है उन्हें रिकंसाइल किया गया है विथ रेवेन्यू रिपोर्टेड इन पीएनएल अकाउंट। वेरीफाई करो रिजनेबिलिटी ऑफ जीएसटी, और ये कैसे करोगे, बाय अप्लाइंग एप्लीकेबल रेट टू द ग्रॉस सेल्स वैल्यू, और कंपेयर करो अमाउंट ऑफ जीएसटी एज पर स्टैट्यूटरी रिटर्न्स एंड एनालाइज करो कोई भी रीज़न अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर वेरिएंस। दैट इज़ आपने अपने हिसाब से पहले कैलकुलेट किया जीएसटी क्या होना था, फिर आपने देखा कि जीएसटी एज पर स्टैट्यूटरी रिटर्न क्या है, और अगर उन दोनों के बीच में कोई भी वेरिएंस दिख रहा है तो उसके लिए रीज़न मांगो कि क्यों ये है। देन अवर नेक्स्ट असर्शन इज मेजरमेंट। कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को उठा लो, कोई भी रैंडम सैम्पलिंग करके ट्रांजेक्शन्स उठा के उसे चेक करो फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन, दैट इज़ सेल्स हो रही है तब से लेके पैसा हाथ में आते तक एक एक चीज़ उसकी ट्रेस करो, और ये करके ये इंश्योर करो कि वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करी गई है या नहीं एट एवरी स्टेज, और वो एक्यूरेटली मेजर की गई है या नहीं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हर एक इंसेंटिव डिस्काउंट जो भी दिया गया है अगेंस्ट दैट सेल। और ये जो भी रिकॉग्निशन है वो होना चाहिए एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी ऑफ द एंटिटी। और अगर जो आपका क्लाइंट है वो एंगेज है एक्सपोर्ट में तो ये चेक करो कि AS11 के साथ कंप्लाई किया गया है या नहीं। ऑडिटर को ना अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी क्लाइंट के ऑपरेशन की और उससे रिलेटेड गैप इश्यूज़ की, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ सेल रिवेन्यू रिकॉग्निशन, दैट इज़ आपका जो भी रिवेन्यू रिकॉग्निशन का पॉलिसी है उसके बेसिस पे आपने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, अब उसके अगेंस्ट कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स एक्चुअल में कंप्लीट हुई है या वॉट एवर एप्लीकेबल है। और फिर अगर किसी भी तरह की सेल की गई है विथ रिलेटेड पार्टीज़ तो उन्हें कंपेयर करो, रिव्यू करो कि क्या कलेक्टिबिलिटी वहाँ पे दिख रही है, और ये चेक करो क्या ये जो भी सेल्स है वो प्रॉपर्ली ऑथराइज की गई थी, और जिस भी वैल्यू में ये ट्रांजैक्शन की गई है वो क्या आर्म लेंथ प्राइस में, दैट इज़ जिस प्राइस में आप नॉर्मल कस्टमर को सेल करते हो उसी में आपने रिलेटेड पार्टी को भी सामान दिया है।
देन आवर लास्ट असर्शन इज डिस्क्लोजर, जिसमें आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी डिस्क्लोजर है वो एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किया गया है या नहीं। जो ये बोलता है उन कंपनीज के लिए जो फाइनेंस कंपनी नहीं है, उन्हें अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा इन द नोट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस। अब जब आप P&L में देखते हो तो वहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक अमाउंट लिखा रहता है। वहीं आप जब नोट्स खोलोगे तो नोट्स में वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं, दैट इज सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, ग्रांट्स, डोनेशन, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और वहीं पे लेस होता है अगर कोई एक्साइज ड्यूटी है। और फाइनेंस कंपनी के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शेल इंक्लूड, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर अदर देन फाइनेंस कंपनी है, वहीं अगर फाइनेंस कंपनी है तो वो क्या इंक्लूड करेगी, इंटरेस्ट और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो भी ऊपर अभी हमने रेवेन्यू पढ़ा है वो सब सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल, जितना एप्लीकेबल हो, जितना पॉसिबल हो उतना अलग से डिस्क्लोज करो। और अगर ट्रेस डिस्काउंट से अलग किसी भी तरह का ब्रोकरेज दिया गया या डिस्काउंट दिया गया तो वो भी अलग से डिस्क्लोज करो। और अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की गई है, सेल्स की गई है, तो उसे भी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करो नोट्स टू अकाउंट्स में। Our next caption is other incomes comprising interest income, dividend income, gain or loss on sale of investment etc. जब आप P&L देखते हो ना तो वहाँ पे एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और उसके बाद अदर इनकम, फिर उनका टोटल होता है टोटल इनकम। तो अभी हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अदर इनकम जो कंप्राइज करती है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी तरह की इनकम जो एक एंटिटी अर्न करती है जो बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है उसके एंटिटी के कोर बिजनेस से, उसके प्रॉपर बिजनेस ऑपरेशन से, उसे क्लासीफाई किया जाता है एज अदर इनकम। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो ऑन FD या इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू थर्ड पार्टीज विद इन द ग्रुप या रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। एक इंटरेस्ट इनकम को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑन अ टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, दैट इज़ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पर अप्लाई करो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट और उसके बेसिस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो रिकॉर्ड करो। तो वहीं डिविडेंड्स तब रिकॉर्ड होता है जब एंटिटी के पास एक्चुअली में राइट है उस डिविडेंड को रिसीव करने का, और ये प्रोबेबल है, ये ऑब्वियस है कि जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस डिविडेंड से जुड़ी हुई है वो फ्लो करेगी टू द एंटिटी, और उस डिविडेंड का अमाउंट को मेजर करना रेलिएबल है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डिविडेंड रिकॉग्नाइज किया जा सकता है इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। और किसी भी तरह का गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तब रिकॉर्ड किया जाता है जब टाइटल का ट्रांसफ़र हो, दैट इज़ मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया हो, और ये डिटरमाइन होता है एज द डिफरेंस बिटवीन रिडेम्पशन प्राइस एंड कैरिंग वैल्यू। दैट इज़ आपने ख़रीदा 1 करोड़ में और आपने बेचा 1.1 CR में, तो जो ये डिफरेंस है इसके बीच का 10 लाख का, वो आपका प्रॉफिट की तरह देखा जाएगा। वहीं आपने ख़रीदा था 1 CR में और आपने बेचा 90 लाख में, तो ये 10 लाख का लॉस बुक होगा। अब हमें कुछ असर्शंस चेक करने होते हैं, उसके लिए हम क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे फॉर अदर इनकम। सो फॉर अदर इनकम उसकी अकरेंस, उसकी कंप्लीटनेस और मेजरमेंट, तीनों चीज़ को चेक करने के लिए हम कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो वेरीफाई करो इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट को, दैट इज़ सबसे पहले तो ऑब्टेन करो लिस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट जो इस साल की गई थी या इस साल ओपन थी अंडर ऑडिट, अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ डेज जिसके लिए वो आउटस्टैंडिंग है। वेरीफाई करो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो एंटिटी ने की है बाय रिकम्प्यूटिंग इंटरेस्ट एज पर एप्लीकेबल रेट, दैट इज़ आप एप्लीकेबल रेट और जो नंबर ऑफ डेज है, जितने अमाउंट है, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट और फिर चेक करोगे जो इंटरेस्ट इन्होंने शो किया है एंटिटी ने वो सेम है या नहीं। और अगर कोई ऐसे डिपॉजिट हैं जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है जब आप ऑडिट कर रहे हो उस टाइम, दैट इज़ एट पीरियड एंड, तो आप उसे चेक कर सकते हो बाय टेकिंग डायरेक्ट कन्फर्मेशन फ्रॉम रेस्पेक्टिव बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप बैंक से कंफर्मेशन ले सकते हो रिगार्डिंग इंटरेस्ट इनकम और ये वेरीफाई कर सकते हो कि जो इंटरेस्ट इनकम एज़ पर बैंक है और जो एज़ पर एंटिटी है वो सेम है या नहीं। ऑल्सो साथ में आप ऑब्टेन कर सकते हो कॉपी ऑफ फॉर्म 26 AS और उसे रिकनसाइल कर सकते हो उस इंटरेस्ट के साथ जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तो हो गया इंटरेस्ट के बारे में। अब डिविडेंड, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज किया गया है जब एक्चुअली में एंटिटी के पास राइट है उसे रिसीव करने का,
एंड फॉर गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वेरीफाई करो कि वो रिकॉर्ड किया गया है तभी सिर्फ जब उसके टाइटल का ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम द एंटिटी टू एनी अदर पर्सन, एंड उसके रिडेम्पशन प्राइस और कैरिंग वैल्यू के बीच का जो भी डिफरेंस है वो डिटरमाइन किया गया है। दैट इज़ आप 1 करोड़ में ख़रीद के 1 करोड़ में ही सेल कर दोगे, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो रिकॉर्ड क्या होगा, कुछ भी नहीं। और इन दो चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ऑब्टेन करो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट और ट्रेस करो जो भी गेन और लॉस रिकॉर्ड किया गया है इन बुक्स ऑफ अकाउंट टू द गेन और लॉस जो दिख रहा है स्टेटमेंट में। नाउ अवर नेक्स्ट असर्शन एंड दैट इज लास्ट असर्शन इज डिस्क्लोजर। इंश्योर करो कि डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 किया गया है या नहीं फॉर अदर इनकम। दैट इज़ अदर इनकम को क्लासीफाई किया गया है या नहीं एज इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें हम एक्सपेंसेस को भी नेट करके शो करते हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा उस इनकम से। नोट्स टू बी डिस्क्लोज्ड एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, कंपनी को डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी उन ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्ड नहीं किया गया इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट वो सरेंडर किया गया है या डिस्क्लोज किया गया है एज इनकम इन द टैक्स असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, अनलेस वहाँ पे कोई इम्यूनिटी हो फॉर डिस्क्लोजर अंडर एनी स्कीम। और ये भी स्टेट करो कि जो प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम थी या उससे रिलेटेड जो भी एसेट्स थी उन्हें अब प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं ड्यूरिंग दिस ईयर। एंड हियर वी आर डन विथ sales and other income. Now our next topic is purchases. Likewise sale, परचेज भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस होता है एक एंटिटी का। तो जैसा कि हमने सेल्स में पढ़ा था वैसे ही परचेज में भी हम डिसबर्समेंट साइकिल के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। दैट इज़ जहाँ से ये वो सेट ऑफ प्रोसेस है जहाँ से आपका ऑर्डर बिगिन होता है, जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो उससे लेके जब आप उसे रिसीव करते हो उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हो तब तक के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है परचेजेज और डिसबर्समेंट साइकिल। और एज अ पार्ट ऑफ ईयर एंड ऑडिट ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर टेस्ट करता है परचेज ट्रांजैक्शंस को और इंटरनल कंट्रोल को जो उस परचेज पे लगाए गए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरह का मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं किया गया है परचेज और अकाउंट पेबल में। और ये करने के लिए ऑडिटर को क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन की और उसके प्रोडक्शन सेंटर की, दैट इज़ किस टाइप की सर्विस और प्रोडक्ट वो प्रोक्योर कर रहे हैं जो यूज़ हो रही है उनके प्रोडक्शन में या रेंडरिंग सर्विसेज में, कौन से सोर्स से ये गुड्स प्रोक्योर किए जा रहे हैं, दैट इज़ डोमेस्टिक है या ओवरसीज़ है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है परचेज़ के, मेजर वेंडर्स कौन है, क्रेडिट पीरियड क्या है, क्वालिटी चेक हो रहा है या नहीं, परचेज़ टर्म्स क्या हैं, क्रेडिट परचेज़, कैश परचेज़ कैसे परचेज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हमने जो भी ऊपर पढ़ा था ना, एन ऑडिटर नीड्स टू आइडेंटिफाई कंट्रोल पॉइंट्स ओवर परचेजेस, हमने ऊपर सेल्स के लिए क्या पढ़ा था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कैसे हो रही है कि सेल रिकॉर्ड कोई और कर रहा है, डिस्पैच कोई और कर रहा है, अमाउंट रिसीव कोई और कर रहा है। वैसे ही फॉर परचेजेस क्या कॉम्पिटिटिव कोर्ट्स इन्वाइट किए गए हैं, क्या परचेज कमेटी एग्जिस्ट करती है जो ऑथराइज करे परचेज प्राइस को, जो इशू करे और ऑथराइज करे परचेज ऑर्डर को, कब और कैसे गुड्स रिसीव किए जा रहे हैं और एक्नॉलेज किए जा रहे हैं, कौन चेक करता है इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स रिसीव, कौन प्रिपेयर करता है गुड्स रिसीव नोट, कौन अप्रूव करता है वेंडर इनवॉइस, क्या 2 वे या 3 वे मैच प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, कैसे इन परचेजेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है सिस्टम में। इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ऑडिटर टेस्ट करता है कंट्रोल को जो परचेज साइकिल पे लगाए गए हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वो अफेक्टिव हैं या नहीं, और अगर वो अफेक्टिव हैं तो ऑडिटर रिड्यूस कर सकता है एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव टेस्टिंग। दैट इज़ अभी ऊपर आप जिन भी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे अब आप ये चेक कर रहे हो कि वो चीज़ें इफेक्टिवली परफॉर्म की जा रही हैं या नहीं, उन चीज़ों पे उन सब में एक प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है या नहीं। 2 वे 3 वे मैच, ऑथराइजेशन ऑफ परचेज, जनरेशन ऑफ GRN, इन सब पे प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है या नहीं। फिर ऑडिटर सिलेक्ट करता है एक रैंडम सैम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन और उसे एग्जामिन करता है विद द रिलेटेड परचेज ऑर्डर्स, GRN, परचेज इनवॉइस, इनवर्ट गेट एंट्री रजिस्टर और वेंडर रिकन्सिलेशन और स्टेटमेंट। एंड आफ्टर ऑल दिस परफॉर्मिंग SAP इज मस्ट। तो देखो जो भी चीज़ें सेल्स में पढ़ी है ना सेम सब परचेज में, बस सेल्स में क्या पढ़ रहे हो, जैसे वहाँ पे आप अकाउंट्स रिसीवेबल चेक कर रहे हो तो यहाँ आप अकाउंट्स पेएबल चेक करोगे, वहाँ पे आप ये देख रहे हो कि सेल प्रॉपर्ली ऑथराइज हो रही है या नहीं, तो यहाँ आप ये देखोगे कि परचेज प्रॉपर्ली ऑथराइज हो रही है या नहीं। अब सेल्स के केस में ऑडिटर के लिए ये जानना ज़रूरी था कि क्या सेल्स प्राइस है पर प्रोडक्ट
तो वहीं परचेज के केस में वो जानेगा परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस ओवर द ईयर, मंथली एवरेज परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस एट्सेट्रा. नाउ लेट्स स्टडी ऑडिट प्रोसीजर्स अंडरटेकन व्हाइल ऑडिटिंग परचेजेस. अकरेंस असर्शन. अकरेंस के लिए ये इंश्योर करो कि कोई भी परचेज अंडर स्टेट या ओवर स्टेट नहीं किया गया बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स. ये चेक करो कि कोई फिक्टिटियस वेंडर तो बुक नहीं कर दिया गया है. और ये कैसे इंश्योर करोगे? बाय रिव्यूइंग द ऑडिटर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय एंटिटी. ऑल्सो कुछ और प्रोसीजर्स परफॉर्म करो ये इंश्योर करने के लिए कि जो वेंडर शो किए जा रहे हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, और जो भी ऑर्डर आप परचेज यहाँ पे शो कर रहे हो वो एक्चुअली में उसके अगेंस्ट गुड्स रिसीव की गई है फैक्ट्री गेट पे, और वहाँ पे एग्जिस्ट करता है एक एंट्री इन द सिक्योरिटी गेट इनवर्ड रजिस्टर रिगार्डिंग दोज गुड्स. फिर ये इंश्योर करो कि क्या क्वालिटी इंस्पेक्शन की गई है गुड्स की, और जब गुड रिसीव की गई तो गुड रिसिप्ट नोट प्रिपेयर करके साइन की गई या नहीं बाय एन अप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सनल. और अगर 2 वे और 3 वे मैच है तो ये चेक करो कि जो परचेज इनवॉइस है वो अप्रूव की गई है या नहीं बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्या स्टॉक रिकॉर्ड को अपडेट किया गया है बाय स्टॉक पर्सनल. कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस होती है ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ परचेजेस. जो परचेज इनवॉइस रिसीव कर रहे हो वो ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, कार्बन कॉपी या फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट पे एंटिटी रिकॉर्ड कर रही है परचेज को इन बुक्स ऑफ अकाउंट. और एक परचेज इनवॉइस सिर्फ तभी बुक किया जाएगा जब उससे रिलेटेड जो भी रिस्क और रिवॉर्ड है उसकी ओनरशिप से रिलेटेड वो ट्रांसफ़र हुई है टू द एंटिटी. और स्पेशल कंसिडरेशन लेने की ज़रूरत है ऐसे केसेस पे जहाँ पे टर्म्स ऑफ डिलीवरी है एज एग्रीड विद वेंडर और FOB और CIF एट्सेट्रा. FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड, दैट इज़ क्या बायर लाइबल होगा फॉर गुड्स अगर वो डैमेज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग शिपिंग. CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, दैट इज़ ये क्या सेलर के द्वारा पे किया जा रहा है या बायर. और जो परचेज इनवॉइस है वो एंटिटी के ही नाम पे होनी चाहिए, और अगर बहुत सारे ब्रांचेस हैं उस एंटिटी के तो जिस ब्रांच में गुड्स जा रहा है उस अप्रोप्रिएट ब्रांच के नाम पे होनी चाहिए. जो भी इनपुट टैक्स कंपोनेंट है वो बुक किए जाने चाहिए इन इनपुट टैक्स लेजर. ऑडिटर ऑब्टेन करेगा टैक्स रिटर्न को जो फाइल किया गया विद द अथॉरिटीज़ और उन्हें टैली करेगा विद इनपुट टैक्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और अगर किसी भी तरह का परचेज़ किया जा रहा है फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज तो ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि क्या पहले रिक्विजिट अप्रूवल लिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और वेरीफाई करेगा, पहले कुछ सैंपल सिलेक्ट करेगा, फिर उस पर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ गुड्स टू कंफर्म दैट द प्राइस चार्ज इज एट आर्म्स लेंथ प्राइस. फिर ऑडिटर ये भी रिव्यू करेगा कि ये जो परचेज़ है वो कैपिटलाइज करना चाहिए या उसे एज एक्सपेंस शो करना चाहिए इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेशनल जजमेंट. और अगर किसी भी तरह की अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिख रही है तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज रिव्यू करेगा. अब नेक्स्ट असर्शन इज कंप्लीटनेस. तो जो भी प्रोसीजर हम ऑकरेंस के लिए परफॉर्म करेंगे उसके साथ ऑडिटर को कुछ और भी चीज़ें करनी होगी, दैट इज़ उसे परफॉर्म करना होगा कट ऑफ टेस्ट ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी परचेज रिकॉग्नाइज किया गया रिकॉर्ड किया गया वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड का है, जिसके लिए ऑडिटर को एग्जामिन करना होगा मटेरियल इनवर्ड रिकॉर्ड्स से लास्ट 5 ट्रांजैक्शन जो भी उस पीरियड के हैं उन्हें चेक करेगा, करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस चेक करेगा कि क्या वो ड्यूली एंटर की गई है परचेज बुक में और उसमें से कोई ओमिट नहीं हुई है. इंश्योर करो कि करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की गई है उन गुड्स की जो ट्रांजिट में है एज पर द एग्रीड टर्म्स विद द वेंडर रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ रिस्क और रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप. एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो मैनेजमेंट से कि जो भी परचेज हुई है ड्यूरिंग द ईयर उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया इन द बुक्स. परफॉर्म करो कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वान्टिटी एंड प्राइस विच में इंक्लूड. सबसे पहला कंजम्पशन एनालिसिस. कंजम्पशन एनालिसिस ऑडिटर ये स्क्रूटिनाइज करेगा कि कितना रॉ मैट कंज्यूम किया गया है एज़ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और उसे कंपेयर करेगा विद प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक. और अगर किसी भी तरह का उसे वेरिएशन देखने को मिलेगा तो फिर वो उसके लिए रीज़न मांगेगा मैनेजमेंट से कि क्यों ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है. दैट इज़ यू मस्ट बी नोइंग ना कि ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करने से रॉ मैट कंज्यूम्ड आता है. स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस. तो पहले आपने चेक किया कि कितना रॉ मेट कंज्यूम हुआ है, अब आप देखोगे रॉ मेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक और फिर उसे कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर के रेशियो से. दैट इज़ टोटल स्टॉक आपके पास जो है उसको बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज़ हुआ. हो सकता है पिछले बार 100 पीसेस स्टॉक
बनाने के लिए आपने 10 किलो यूज़ किया किसी भी रॉ मेट का, और इस बार वही सेम 100 पीसेस बनाने के लिए आपने यूज़ कर लिए 20 किलोस। तो ये डिफरेंस दिख रहा है, एक सिग्निफिकेंट वेरिएशन है। इसलिए हम कंपोजिशन एनालिसिस भी करते हैं। देन रेशियोज, ऑडिटर को क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कंपेयर करना चाहिए ऑफ करेंट ईयर विद प्रीवियस ईयर। ऑडिटर को रिव्यू करना चाहिए क्वांटिटेटिव रिकंसाइलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद ओपनिंग, परचेजेस एंड कंजम्पशन। ऑब्वियस ही बात है, ये सारे टर्म्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करने से कंजम्पशन आता है। आप एक भी वैल्यू को इन चारों में से हटा दो और इसी फार्मूला में पुट करके वैल्यू को निकालो, वो सेम आनी चाहिए। देन नेक्स्ट, डिस्क्लोजर असर्शन। एज वी ऑल नो, डिस्क्लोजर होना चाहिए एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 टू कंपनीज एक्ट 2013। फॉर परचेजेस ये डिस्क्लोजर होना चाहिए। ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वो अलग से डिस्क्लोज हो। क्या किसी भी तरह की चेंजेस की गई है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में, स्टॉक इन ट्रेड में या WIP में, तो वो भी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करो। और किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं, ये चेक करो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कॉमनली कॉल्ड एज पेरोल एक्सपेंस, ये इंक्लूड करता है ना किसी भी तरह का अमाउंट जो आप अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे हो, दैट इज़ आप उसे सैलरी या वेजेस जो भी पे कर रहे हो, उसके साथ साथ एनी अदर एक्सपेंस सच परक्यूजेट बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लाइक ग्रेचुइटी, सुपर एन्युएशन, किसी भी तरह का पेमेंट जो आज नहीं तो कल आपके एम्प्लॉय को जाने वाला है, वो होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। दैट इज़ एम्प्लॉय के बेनिफिट पे किया गया एक्सपेंस। और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ तो ऐसी होती है जहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सबसे बड़ा खर्चा होता है उनके बिजनेस ऑपरेशन का। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल होता है बिजनेसेस के लिए कि वो मैनेज करें इस एक्सपेंडिचर को अच्छी तरीके से। और ऑडिटर के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो वेरीफाई करे और इंश्योर करे कि वो जो भी एक्सपेंडिचर शो किए जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है और वो अकाउंट किए गए हैं एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इसके लिए ऑडिटर को अच्छी तरह से एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हायरिंग, अप्रेजल और रिटायरमेंट प्रोसेस। अब ये अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर कैसे लेगा? तो ऑडिटर करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को टेस्ट करता है ऑडिटर, जो कि लगाए गए एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट प्रोसेस पे, ये डिटरमाइन करने को कि क्या वो कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। और अगर वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो ऑडिटर रिड्यूस कर देगा अपना सब्सटेंसिव टेस्टिंग। अब वो क्या कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं जो एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट पे लगाए जाते हैं, लाइक मेंटेनिंग ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय मास्टर, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ मंथली पेरोल प्रोसेसिंग और उनकी डिसबर्समेंट, कंप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉय डिडक्शन लाइक पेरोल टैक्स एटसेट्रा, जो भी बोनस एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट जो भी हो रहा है वो सब एक प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ हो रहा है या नहीं, इन हर चीज़ों में एक प्रॉपर कंट्रोल लगा है या नहीं। फिर इसके लिए ऑडिटर सिलेक्ट करता है एक रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन और उसे एग्जामिन करता है विद रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेटर, अप्रेजल लेटर, अटेंडेंस रिकॉर्ड, HR पॉलिसी एटसेट्रा। एंड एट लास्ट एज वी नो कि सैप परफॉर्म करना तो मस्ट है, चाहे आप कम परफॉर्म करो बट करना तो है परफॉर्म सैप। और यहाँ पे फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सैप क्या कंसिस्ट करेगा? मंथली एक्सपेंस की रिजनेबिलिटी चेक करना, कंपेयर करना विद प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, एनालिसिस करना, ऑडिटर में फाइंड रेलेवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सेटिंग एन एक्सपेक्टेशन इन रिलेशन टू एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कंपेयर करो उसे क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशंस के साथ, एक एक्सपेक्टेशन बनाओ और उसे कंपेयर करो क्लाइंट के बिजनेस के साथ और ओवरऑल ट्रेंड जो भी इंडस्ट्री में चल रही है उसके साथ। कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती है वाइल ऑडिटिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड सो फॉर ऑकरेंस, कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट। इन सब असर्शंस को इंश्योर करने के लिए ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एम्प्लॉयज अटेंडेंस, कैसे वो एम्प्लॉय की अटेंडेंस कैप्चर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे केसेस में ना एक रिस्क हमेशा ही होता है कि एक एंटिटी रिकॉर्ड करेगी एक्सपेंस फॉर फिक्टिडियस एम्प्लॉय जो कि एक्चुअल में है नहीं, बट जस्ट बिकॉज उनको ज़्यादा टैक्स नहीं पटाना वो फेक एक्सपेंस शो करते हैं। तो इस रिस्क से बचने के लिए, इसे एड्रेस करने के लिए ऑडिटर में चूज टू मीट द एम्प्लॉयज़ इन पर्सन ऑन अ सैम्पल बेसिस, या फर्दर ऑडिटर चूज कर सकता है टू सिलेक्ट सैम्पल ऑफ एम्प्लॉयज़ और फिर पेरोल डिपार्टमेंट के पास जाएगा और इन एम्प्लॉयज़ का लिस्ट देके उनको बोलेगा कि इनके बैंक डिटेल्स दो, आइडेंटिटी प्रूफ्स दो, ताकि ये पता चले कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करते हैं, ये एक्चुअल में इस फर्म के लिए काम करते हैं। ऑब्टेन करो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो पीरियड एंड में बनी है
along with monthly movement split between new hires, leavers and continuing employees। और जो न्यू हायर किए गए हैं उनमें से एक सैंपल उठाओ, ऑब्टेन करो उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स को और वेरीफाई करो उनकी सैलरी को फॉर फर्स्ट मंथ और सब्सिक्वेंट मंथ्स वो एज पर द एग्रीड टर्म्स हो रही है या नहीं। और जो रिजाइंड एम्प्लॉयज शो कर रहे हैं उनके लिए ऑब्टेन करो उनका फुल एंड फाइनल कंप्यूटेशन और वेरीफाई करो कि जितने भी ड्यूज थे इंक्लूडिंग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, वो सब पे किए गए हैं या नहीं। और क्या उस रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एक्नॉलेजमेंट है ऑन फाइनल कंप्यूटेशन। एंड देन ऑब्टेन करो मंथली सैलरी रजिस्टर फॉर ऑल 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने का अलग अलग एक मंथ का इंडिविजुअल मंथ का सैलरी रजिस्टर ऑब्टेन करो और कंप्यूट करो मंथली पेरोल रिजनेबिलिटी। और ये कैसे करोगे, तो पहले आप कैलकुलेट करोगे एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ और उसे कंपेयर करोगे विथ प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग मंथ। जैसे आप दिसंबर का चेक कर रहे हो, आपने दिसंबर के लिए कैलकुलेट किया एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ, तो उसे या तो आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो या आप प्रीसीडिंग मंथ नवंबर से कंपेयर कर रहे हो। और अगर किसी भी तरह का वेरिएंस वहाँ देखने को मिल रहा है तो एनालाइज करो रीज़न फॉर वेरिएंस, जो कि एट्रीब्यूटेबल हो सकता है टू एनुअल इंक्रीमेंट या कोई भी एम्प्लॉयड सीनियर लेवल ज्वाइनिंग, लीविंग द एंटिटी, बोनस पे आउट एटसेट्रा। अब 2 मंथ्स के बीच चेंज होने का रीज़न ये हो सकता है या तो यहाँ से यहाँ तक में किसी एम्प्लॉय ने छोड़ दिया काम या किसी नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन कर लिया या इनमें से किसी भी तरह कोई चेंज नहीं आया बट उनको बोनस पे किया गया। उसके बाद वेरीफाई करो कि क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं हर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एंड ऑब्लिगेशंस लाइक बोनस, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट एटसेट्रा। और प्रोविडेंट फंड के केस में जहाँ पे ईएसआई एप्लीकेबल होता है एनटीडी पे, वहाँ पे उसकी रिजनेबिलिटी चेक करोगे बाय अप्लाइंग रेट टू द बेसिक वेजेस। जैसे आपको पता है कि एक मिस्टर एक्स है, उसके वेज का 10% पीएफ में जाएगा, तो पहले वो रेट अप्लाई करो इसके सैलरी पे और ये जानो कि कितना अमाउंट जाएगा पीएफ में। फिर जो आपने कैलकुलेट किया और जो उन्होंने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है, अगर उसके बीच में किसी भी तरह का वेरिएंस दिख रहा है तो उसके पीछे का रीज़न एनालाइज करो और फिर ऑब्टेन करो मंथली डिपॉजिट चलान, जिससे ये वेरीफाई कर पाओ कि मंथ ऑन मंथ लाइबिलिटी को सब्सिक्वेंटली डिपॉजिट किया जा रहा है या नहीं विद अथॉरिटीज़। अब मान लो आपने जो भी 10% निकाला वो आ गया 1000, ये 1000 बुक्स में भी यही लिखा है, ये तो सही है, पर अब क्या ये 1000 उस अथॉरिटी को पे किया जा रहा है। उसके बाद परफॉर्म करो एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस सो एज टू ओवरऑल रिजनेबलनेस ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो इंक्लूड करेगा प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय एनालिसिस। ऑडिटर एनालाइज करेगा यूनिट प्रोड्यूस पर एम्प्लॉय और उसे कंपेयर करेगा विद प्रीवियस ईयर और जो प्रेजेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके साथ। और अगर कोई भी डेविएशन दिख रहा है, कोई भी वेरिएशन दिख रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैनेजमेंट से ये जानेगा। देन फॉर डिस्क्लोजर असर्शंस, एज वी ऑल नो कि हमें ये इंश्योर करना है कि डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की गई है या नहीं। दैट इज़ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस को नोट्स में अलग से शो किया या नहीं क्लासीफाई करके, सैलरीज वेजेस में, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। And here we are done with employee benefit expense. Our next topic is depreciation and amortization. तो जैसा कि we all know depreciation और amortization एक तरह से systematic allocation होता है of cost of assets over its useful life, जहाँ पे depreciation होता है depreciable value of an item of PPE, तो वही amortization रिप्रेजेंट करता है सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट। अगर इनटेंजिबल एसेट में डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसे amortization बोलेंगे, वहीं पीपीई में हो रहा है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब डेप्रिसिएशन और amortization जनरली कॉन्स्टिट्यूट करता है एक एंटिटी के एक्सपेंसेस का सिग्निफिकेंट पार्ट और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसके प्रॉफिट और लॉस में। इसलिए ये ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि वो वेरीफाई करे और इंश्योर करे कि ये जो भी एक्सपेंडिचर है वो अप्रोप्रिएट है, एक्यूरेटली कैलकुलेट किए गए हैं और अकाउंट किए गए हैं एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और अदर स्टैट्यूट्स, उस एक्सटेंट पे जो एप्लीकेबल होगा उस रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री को एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑडिटर को ना डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को वेरीफाई करते हुए कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलना होता है। सबसे पहले तो उसे ऑब्टेन करनी होगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, दैट इज़ वो SLM यूज़ कर रहे हैं, WDV यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब आपने ये पता कर लिया कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, अब ये पता करो, ये इंश्योर करो कि कंपनी की जो पॉलिसी है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वो रेलेवेंट है उनके
एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके लिए स्पेसिफाई है कि वो एसएलएम यूज़ नहीं कर सकती, बट फिर भी अगर वो एसएलएम यूज़ कर रही है तो वो गलत है। फिर ये इंश्योर करो कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है, और अगर उसमें किसी भी तरह का चेंज किया गया है तो वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी हुआ है। दैट इज़ आप पहले एसएलएम कर रहे थे, अब आप डब्ल्यूडीवी कर रहे हो, तो आप वो शो करोगे कि आपने ये चेंज किया है। फिर ये भी चेक करो कि क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जा रही है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ये जब आप एफएम पढ़ते हो ना तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे, अगर अभी ये एसेट 100 लाख का है, अब आप आगे जाके इसे सेल करने वाले हो फॉर 10 लाख, तो आप ये अमाउंट इसमें से माइनस करके फिर बचे अमाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो ये चेक करो कि क्या ये एडजस्टमेंट की जा रही है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले, और क्या जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन चार्ज किए जा रहे हैं वो वैलिड है, और वो एक्यूरेटली कैलकुलेट किए जा रहे हैं, एक्यूरेटली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और रिकॉर्ड तो किए जा रहे हैं, बट क्या वो अप्रोप्रिएट पीरियड में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। क्या ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी को सेपरेटली डेप्रिसिएट किया जा रहा है। जैसे कि आपने ना 11th-12th में पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ते वक्त मशीन 1 मशीन 2 अलग अलग होती थी, उसमें अलग अलग डेप्रिसिएशन लगता था। और जो भी ये सेपरेट डेप्रिसिएबल एसेट है ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ मशीन का एग्जांपल दिया है, हो सकता है आप मशीन में अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, बिल्डिंग में या प्लांट एंड मशीनरी जो प्लांट है आपकी उसमें अलग तरीके से कर रहे हो। तो अब ये चेक करो कि कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन मेथड है जो यूज़ किया जा रहा है फॉर ईच सेपरेटली डेप्रिसिएबल कंपोनेंट। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम परफॉर्म करेंगे कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि जो भी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है पर्टेनिंग टू द पीरियड वो रिकॉर्ड किया गया है अप्रोप्रिएटली, वहाँ पे कोई अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट नहीं है, वो मेजर किया गया है अप्रोप्रिएटली, और जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो एक्चुअली इंकर हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है ऑफ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसके बाद ऑब्टेन करो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जो एंटिटी मेंटेन करके रख रही है। हमेशा ना वहाँ पे एक रिस्क होता है कि एंटिटी कैपिटलाइज कर सकती है एक्सपेंसेस को ऑफ रेवेन्यू नेचर, जो रेवेन्यू नेचर के उन्हें कैपिटलाइज करके शो कर सकती है ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को चार्ज कर सकती है डायरेक्टली उसके इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट में ताकि उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो टैक्स कम बढ़ाना पड़ेगा। और इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए ऑडिटर चूज कर सकता है टू चेक द नेचर ऑफ एसेट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। और फर्दर वहाँ पे एक और रिस्क होता है कि हो सकता है एंटिटी ने फेक एसेट कैपिटलाइज कर रखी हो बुक्स में। अब इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ऑडिटर को हर नहीं तो कुछ सैम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट को फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए, एटलीस्ट द वंस दैट आर मटेरियल इन वैल्यू। और ऑब्टेन करो लिस्ट ऑफ जितने भी एडिशन डिलीशन हुए हैं विद प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम ऑथराइज पर्सन फॉर द सेम। फिर सिलेक्ट करो एक सैम्पल ऑफ एसेट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट रजिस्टर और उसका मटेरियलिटी कंसिडरेशन करो, वेरीफाई करो जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसमें लगाए गए और जो भी डेप्रिसिएशन उसमें कैलकुलेट किया गया है। ऑब्टेन करो लिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट। इंश्योर करो जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं लाइक पेटेंट गुडविल कॉपीराइट्स उन्हें प्रॉपर्ली अमोर्टाइज किया गया है ओवर द पीरियड। ये इंश्योर करो कि डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है तब से जब से वो एसेट रेडी था फॉर यूज़, तब से नहीं जब से उसे एक्चुअली में यूज़ किया है। दैट इज़ हम डेप्रिसिएशन तब से चार्ज करते हैं व्हेन इट इज़ रेडी फॉर यूज़ एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल यूसेज। एक्चुअली यूज़ कब से कर रहे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो रेडी फॉर यूज़ है, वो आपकी लोकेशन में आ चुका है, वो उस कंडीशन में है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, वो कैपेबल है ऑफ ऑपरेटिंग इन दैट मैनर जो कि इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है, तो अब आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। एंश्योर करो डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट प्रॉपरली अकाउंट किया गया है फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। फॉर डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट इंश्योर करो कि जो भी एडिशन आप कर रहे हो वो टैली कर रहा है विद एडिशन एज पर कंपनीज एक्ट, और जो भी ओपनिंग WDV है टू द टेक्स्ट ऑडिट शेड्यूल फॉर द असेसमेंट ईयर प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर अंडर ऑडिट। परफॉर्म करो एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रिजनेबलनेस ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है वो रिजनेबल है या नहीं। एंड ऑल्सो एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इसके लिए आप क्या करोगे, आप चेक करोगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, परफॉर्म करोगे इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस, फॉर एग्जांपल रीकैलकुलेट करोगे, रीकम्प्यूट करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को,
फिर ये भी इंश्योर करो कि जो भी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन चार्ज किया जा रहा है वो एज़ पर द यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट है। इंश्योर करो कि जो भी रेसिडुअल वैल्यू है वो प्रॉपर्ली वेरीफाई की गई है। फिर ये भी इंश्योर करो कि जो भी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कंप्यूट किया गया है वो प्रोस्पेक्टिवली किया गया है, दैट इज़ जब भी किसी भी तरह का चेंज हुआ है यूजफुल लाइफ में वो कंसिडर करके ही कंप्यूटेशन हुई है। एंड फॉर डिस्क्लोजर्स आपको ये इंश्योर करना है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के लिए ये पर्टिकुलर डिस्क्लोजर किए गए हैं या नहीं, दैट इज़ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या यूज़ हुई है ये दिखाया गया है। फिर यूज़फुल लाइफ के एसेट का ये बताया गया है, उसकी रेसिडुअल वैल्यू अलग से शो की गई है, उस पर डेप्रिसिएशन मेथड जो यूज़ हुआ है वो अलग से शो किया गया है। अब ये सारे मेन एक्सपेंसेस हो गए। नाउ अदर एक्सपेंसेस लाइक पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, जो भी आप अपने पीएनएल में शो करते हो एज अदर एक्सपेंसेस, जो कि एसेंशियल होती है टू रनिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ओके, जहाँ एक तरफ ऑडिटर ये डिसाइड कर सकता है कि वो एनालाइज करे मंथली ट्रेंड ऑफ एक्सपेंसेस लाइक रेंट, पावर, फ्यूल, वहीं ऑडिटर जनरली प्रीफर करता है टू वाउच फॉर अदर एक्सपेंसेस टू वेरीफाई फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। क्या जो एक्सपेंडिचर शो किया जा रहा है वो करेंट पीरियड का है या नहीं, जो भी एक्सपेंडिचर क्वालिफाइड है वो एस रेवेन्यू है या नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो भी एक्सपेंडिचर शो किया जा रहा है उसके अगेंस्ट हमारे पास वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। उस एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई किया गया है अंडर करेक्ट एक्सपेंस हेड, जैसे हमने परचेज पढ़ा, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पढ़ा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पढ़ा, कौन सा एक्सपेंस है क्या करेक्ट एक्सपेंस हेड के अंदर शो किया गया है, और जो भी एक्सपेंडिचर है वो ऑथराइज्ड है या नहीं एज पर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स। अब चलते फिरते हर कोई तो परचेज़ नहीं कर सकता ना, जो परचेज़ डिपार्टमेंट है वही तो परचेज़ करेगी, जो उसके लिए ऑथराइज्ड है वही तो परचेज़ करेगा, और जो भी एक्सपेंडिचर है वो इन रिलेशन टू एंटिटीज बिजनेस है या पर्सनल एक्सपेंडिचर है। हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और उसके बाद हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे एज रिक्वायर्ड वाइल परफॉर्मिंग ऑडिटिंग अदर एक्सपेंसेस। दैट इज़ हम ये चेक करेंगे जो भी एक्सपेंसेस है वो एक्चुअली इंकर्ड किए गए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, इन्हें रिकॉर्ड किया गया है अप्रोप्रिएटली, वहाँ पे कोई भी अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट नहीं है, और ये मेजर किए गए हैं अप्रोप्रिएटली। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम परफॉर्म करेंगे कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स। दैट इज़ वी हैव टू ऑब्टेन अ मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलॉन्ग विथ रेंट एग्रीमेंट। जो आपने एग्रीमेंट बनाया था उस हिसाब से आपने एक्सपेंस किया है या उससे कम, उससे ज़्यादा क्या। वेरीफाई करो कि जो भी एक्सपेंस है ये रिकॉर्ड किया गया है फॉर 12 मंथ्स, और जो भी रेंट अमाउंट है वो एज़ पर अंडरलाइंग एग्रीमेंट ही है। और अगर किसी भी तरह का एस्केलेशन क्लॉज है तो उसके लिए तो स्पेशल कंसिडरेशन देना होगा हमें, ये वेरीफाई करने को कि क्या रेंट रिक्वायर्ड था टू रिकॉर्ड इन SLM बेसिस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। फिर ये वेरीफाई करो कि वो एग्रीमेंट एंटिटी के ही नाम पे है, और जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो पर्टेन करता है टू प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर रनिंग बिजनेस ऑपरेशन नॉट योर पर्सनल ऑपरेशंस। वहीं पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस के लिए ऑब्टेन करो मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलॉन्ग विथ पावर बिल्स। फिर ये वेरीफाई करो ये जो भी एक्सपेंसेस है ये रिकॉर्ड किए गए हैं पूरे 12 मंथ्स के लिए। कंपाइल करो मंथ वाइज समरी ऑफ पावर यूनिट्स कंज्यूम्ड, और उस पर जो भी एप्लीकेबल रेट है वो लगाओ, और चेक करो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बिल रेस किया गया है जो इन रिलेशन टू जो यूनिट कंज्यूम हुई है। एनालाइज करो मंथली पावर यूनिट कंज्यूम्ड बाय लिंकिंग इट टू यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट्स कंज्यूम करके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, और उसे कंपेयर करो पहले कितने बार क्या क्या हुआ है, उस रेशियोज़ को कंपेयर करो अपने प्रीवियस ईयर से, और अगर बीच में कोई वेरिएशन दिख रही है तो उसके लिए रीज़न मांगो मैनेजमेंट से। वहीं फॉर इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑब्टेन करो समरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन अलॉन्ग विद देयर वैलिडिटी पीरियड। वेरीफाई करो कि क्या उस एक्सपेंस को करेक्टली क्लासीफाई किया गया है बिटवीन प्रीपेड और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। वहीं लीगल प्रोफेशनल एक्सपेंस के लिए उसके मंथ वाइज और कंसल्टेंट वाइज समरी ऑब्टेन करो। फिर ये वेरीफाई करो कि क्या पूरे 12 महीने के एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया गया है करेक्टली, और जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है उसका एक सैम्पल सिलेक्ट करो और वाउच करो फॉर द एट्रीब्यूट्स डिस्कस्ड अबव, जो कि हमने ऑडिट प्रोसीजर पढ़ने से पहले कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे ना, उन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे चेक करो इनको। ऑडिटर को ना बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, दैट इज़ अलर्ट होना पड़ेगा वाइल वाउचिंग लीगल एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम मे हाईलाइट अ डिस्प्यूट फॉर विच द एंटिटी मे नॉट हैव मेड एनी प्रोविजन। क्योंकि हो सकता है जब आप लीगल एक्सपेंसेस चेक कर रहे हो तो आपकी नज़र में ऐसा कोई डिस्प्यूट है जो कंपनी ने आपको शो नहीं किया है या जिसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन नहीं बनाई गई है। ट्रैवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मिसलेनियस एक्सपेंस
अगेन ऑडिटर इसके लिए सिलेक्ट करेगा एग्जाम्पल और वाउच करेगा फॉर द एट्रीब्यूट्स जो हमने ऊपर अभी पढ़े थे, और जहाँ पे पॉसिबल हो ऑडिटर ट्राई करेगा टू प्रिपेयर अ समरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मंथली बेसिस एंड देन एनालिटिकली कंपेयर करेगा उसे विथ ट्रेंड्स जो भी पिछले साल चलते आए हैं। परफॉर्म करो एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रिजनेबलनेस ऑफ अदर एक्सपेंसेस, जो इंक्लूड करेगा एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस, जैसा कि हमने पावर के लिए किया। ऑडिटर को एनालाइज करना होगा एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस और उसे कंपेयर करना होगा विद प्रीवियस ईयर एंड प्रेजेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स, और अगर उसमें कोई भी वेरिएशन दिख रही है तो उसके लिए रीज़न पूछो मैनेजमेंट से। अवर नेक्स्ट असर्शन इज डिस्क्लोजर असर्शन। इंश्योर करो जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं वो क्लासिफाइड हैं एज अंडर रेंट, इंश्योरेंस, पावर, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, लीगल, प्रोफेशनल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवल, मिसलेनियस। ये सारे एक्सपेंसेस हम नोट्स में अलग से शो करेंगे और जब P&L में लिखेंगे तो अदर एक्सपेंसेस लिख के उसमें पूरा टोटल अमाउंट लिखेंगे। और कुछ नोट्स ऐसे हैं जो कि हमें डिस्क्लोज करने हैं एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें फर्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे जो कंपनी है अगर वो कवर्ड है अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट तो कुछ चीज़ें उसे डिस्क्लोज करनी होगी। क्या अमाउंट है जो कि रिक्वायर्ड है टू बी स्पेंट बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से कितना अमाउंट एक्चुअली में इंकर हुआ है। एज़ पर सेक्शन 135 ना कुछ अमाउंट होता है स्पेसिफाइड हर एक काइंड ऑफ कंपनी के लिए जो उसे स्पेंड करना होता है, तो क्या रिक्वायर्ड अमाउंट है और क्या एक्चुअली में इंकर हुआ है, और क्या कोई शॉर्टफॉल हुआ है, अगर है तो शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, और अगर पिछले भी कुछ सालों में शॉर्टफॉल हुआ है तो टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल्स, उस शॉर्टफॉल के पीछे रीज़न क्या है, किस तरह की CSR एक्टिविटी कंपनी परफॉर्म करती है, और अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टू अ ट्रस्ट कंट्रोल्ड बाय कंपनी इन रिलेशन टू CSR एक्सपेंडिचर, तो वो भी अलग से डिस्क्लोज करोगे। दैट इज़ आप कंपनी हो XYZ और इनका ये एक ट्रस्ट है XYZ ट्रस्ट, ये कहीं और पैसा डोनेट नहीं करती हैं, ये XYZ ट्रस्ट पे पैसा डालती है और ये ट्रस्ट कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को खाना खिलाती है या उनके खर्चे उठाती है, तो आप इस ट्रस्ट के बारे में डिटेल प्रोवाइड कराओगे। और अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो क्या उसके अगेंस्ट में कोई प्रोविज़न बनाया गया है, द मूवमेंट इन द प्रोविज़न ड्यूरिंग द ईयर शुड बी शोन सेपरेटली। और अगर कंपनी किसी भी क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट करती है तो वो अलग से डिस्क्लोज करेगी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज एट द रिपोर्टिंग डेट, डिपॉजिट और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। खुद का पैसा लगा रहे हो तो ठीक है, किसी और से लियो तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दोगे, कितना पैसा इन्वेस्टेड है वो इन्फॉर्मेशन दोगे, और उससे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसका भी इन्फॉर्मेशन दोगे। एंड हियर वी आर डन विद अवर चैप्टर 5। आप ये सब जो भी क्वेश्चन है इनको सॉल्व करके देखो, इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।